अगला क्वेश्चन लेते हैं यूपीएससी मेंस 2013 से। व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ग्रेट डिप्रेशन यानी 1929 से 1939 तक मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा इकोनॉमिक डाउनटर्न था। हाँ बिल्कुल, ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्काई हाई थे, पॉवर्टी बहुत बढ़ गई थी, तो सरकारों को कुछ तो करना ही था। एक्शन लेना पड़ा। और ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी था। हाउस स्पीकर पहले जो आइडिया था ना लेजर फेयर इकोनॉमिक्स का कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, उससे एक बड़ा शिफ्ट हुआ ज्यादा एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट अप्रोचेस की तरफ। गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया कि वो बस देख नहीं सकती। सही। तो स्पेसिफिकली कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए, सोर्सेस के बेसिस पर देखते हैं। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, शुरू में तो यूएस फेडरल रिजर्व ने एक्चुअली टाइट पॉलिसी रखी थी, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि उससे प्रॉब्लम और बढ़ी, लेकिन बाद में उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करना शुरू किया मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आया होगा लेंडिंग के लिए, एक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। गोल था डिफ्लेशन से लड़ना, मतलब गिरते हुए प्राइसेस को रोकना, क्योंकि लोग खर्च करना बंद कर देते हैं जब प्राइसेस गिर रहे हों। फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का वो फेमस 1933 का बैंक हॉलिडे याद है? हाँ सुना है, सारे बैंक्स बंद कर दिए थे। टेम्परेरीली बंद किए थे, मैंडेटरी इंस्पेक्शंस के लिए। अब ये सुनने में अजीब लगता है कि बैंक बंद करने से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। लेकिन लॉजिक ये था कि पब्लिक को अश्योर करना कि सिर्फ फाइनेंशियली साउंड बैंक्स ही रीओपन होंगे। इससे पैनिक कंट्रोल करने में हेल्प मिली। और एक इंपॉर्टेंट एक्ट था ग्लास-स्टीगल एक्ट 1933 का। उसने क्या किया? उसने कमर्शियल बैंकिंग को, यानी डिपॉजिट्स और लोन्स वाली बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अलग कर दिया। अच्छा, ये सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट था? आइडिया ये था कि बैंक्स डिपॉजिटर्स का पैसा रिस्की स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन में ना यूज करें, जिसे 1929 क्रैश का एक रीजन माना जाता था। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एम था बैंक्स को स्टेबलाइज करना, मनी सप्लाई कंट्रोल करना और डिफ्लेशन से लड़ना। समझ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल पॉलिसी। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड है ना? बिल्कुल। रूजवेल्ट के फेमस न्यू डील प्रोग्राम्स इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे टेनेसी वैली अथॉरिटी या टीवीए। उन्होंने डैम्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। और वो सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स सीसीसी। हाँ, सीसीसी ने यंग मेन को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में जॉब्स दी। सोचो, बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स, रोड्स, डैम्स, पार्क्स बनाना, इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। लोगों के हाथ में पैसा आया, परचेजिंग पावर बढ़ी। एग्जैक्टली। ये स्ट्रैटेजी तो आज भी गवर्नमेंट्स यूज करती है इकोनॉमिक स्लोडाउन्स में डिमांड स्टिम्युलेट करने के लिए। इंटरेस्टिंग है ना कि कुछ इकोनॉमिक टूल्स कितने टाइम तक रेलेवेंट रहते हैं। बिल्कुल। फिर था एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट, AAA। इसने फार्मर्स को सब्सिडीज दी प्रोडक्शन कम करने के लिए। ये थोड़ा अजीब नहीं? प्रोड्यूस कम करने के पैसे क्यों? लॉजिक सिंपल, सप्लाई डिमांड का था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ओवर सप्लाई कम करके गिरते हुए फार्म प्राइसेस को बढ़ाना था, ताकि फार्मर्स की इनकम स्टेबल हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935। इसने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज पेंशन्स का सिस्टम शुरू किया। वाह, ये तो मॉडर्न वेलफेयर सिस्टम्स की फाउंडेशन लगती है। एक सेफ्टी नेट बनाना सिटीजन्स के लिए। प्रिसाइजली। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब था डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्पेंडिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी देकर। ये उन आइडियाज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था जो बाद में केन्जियन इकोनॉमिक्स से स्ट्रांगली एसोसिएट हुए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इकोनॉमी मैनेज करो। ठीक है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज हो गई। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक मेजर्स का क्या? वहां भी बड़े चेंजेस हुए। ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया 1931 में, फिर यूएस ने 1933 में। इससे क्या फर्क पड़ा होगा? अगर करेंसी गोल्ड से टाइड नहीं है तो शायद गवर्नमेंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली होगी अपनी करेंसी वैल्यू मैनेज करने में। एक्सपोर्ट सस्ते करने के लिए वैल्यू कम करना जैसे। सही। इससे डोमेस्टिक इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स पॉसिबल हुए। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल मूव था यूएस का स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट 1930। इसने इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। एम था अमेरिकन इंडस्ट्रीज और जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसका उल्टा असर नहीं हुआ था ना? मैंने सुना है इससे ग्लोबल ट्रेड और कम हो गया था। हाँ, हुआ था। दूसरे कंट्रीज ने भी अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए रिटेलिएशन में। इससे ग्लोबल ट्रेड में गिरावट आई, जिसने डिप्रेशन को ग्लोबली और बढ़ा दिया। इस तरह के प्रोटेक्शनिज्म को अक्सर बेगर द नेबर पॉलिसी कहते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने भी अपना सिस्टम यूज किया, इंपीरियल प्रेफरेंस, अपनी कॉलोनीज के बीच स्पेशल ट्रेड डील, जिसका फायदा मोस्टली ब्रिटेन को ही था। तो इंटरनेशनल मेजर्स मिले जुले थे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाए, पर प्रोटेक्शनिज्म ने ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचाया। ये टेंशन डोमेस्टिक प्रोटेक्शन और ग्लोबल ट्रेड के बीच ये आज भी रेलेवेंट है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक रिकरिंग डिलेमा है। फाइनली चौथा इंस्ट्रूमेंट मेंशन किया गया है, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। वर्कर्स के लिए क्या चेंजेस आए? काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस। नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट या NIRA ने इंडस्ट्री वाइड कोड्स बनाने की कोशिश की, फेयर कंपटीशन और वर्कर्स राइट्स के लिए। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए थे। ज्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट था वैगनर एक्ट का 1935। इसे नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट भी कहते हैं। उसने क्या किया? इसने वर्कर्स को लीगली यूनियन बनाने और कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का राइट दिया। ये तो वर्कर पावर के लिए एक बड़ा बूस्ट लग रहा है। था बिल्कुल। और फिर फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट 1938 ने नेशनल मिनिमम वेज एस्टैब्लिश किया और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सेट किए।
इन रिफॉर्म्स का एम था वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करना, वेजेस बढ़ाना और लेबर को एम्पावर करना, जिससे ओवरऑल डिमांड भी बढ़ सकती थी। ओके, तो अगर हम पीछे देखें, ग्रेट डिप्रेशन का रिस्पॉन्स मल्टीप्रॉन्ग था। मॉनेटरी, फिस्कल, इंटरनेशनल और लेबर मार्केट एक्शंस। काफी कॉम्प्रहेंसिव लग रहा है। हाँ, ये सच में एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये आइडिया कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी मैनेज करने के लिए एक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए, वाइड स्प्रेड एक्सेप्ट हुआ। इसने केंजियन इकोनॉमिक्स के लिए रास्ता बनाया, जो पोस्ट वॉर पॉलिसी में डोमिनेंट हुई, और इसने मॉडर्न वेलफेयर स्टेट और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की नींव भी रखी, ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस ना हो। ग्रेट, तो इस क्वेश्चन का एक क्विकली रिकैप करते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? यूपीएससी मेंस 2013। हमने 4 मेन टाइप्स डिस्कस किए। 1, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे बैंक हॉलिडे, ग्लास-स्टीगल एक्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक्स को स्टेबलाइज करने और मनी सप्लाई मैनेज करने के लिए। 2, फिस्कल पॉलिसी, जैसे न्यू डील प्रोग्राम्स, TVA, CCC, AAA सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, डायरेक्ट स्पेंडिंग, जॉब क्रिएशन और सेफ्टी नेट्स के लिए। 3, इंटरनेशनल मेजर्स, गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन स्मूथ-हॉली जैसे प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स जिसने ट्रेड को हर्ट किया। 4, लेबर रिफॉर्म्स, वैगनर एक्ट, यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट, मिनिमम वेज, मैक्स आवर्स। छोटा सा सवाल, वो एक्ट कौन सा था जिसने कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग किया था? हाँ, ग्लास-स्टीगल एक्ट। सोचने के लिए, 1929 क्रैश के बाद इन बैंकिंग टाइप्स को अलग करना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया होगा? क्या लगता है अपने शब्दों में? ओके, अब हमने ये आंसर कवर कर लिया है। अगर किसी दोस्त को समझाना हो कि ग्रेट डिप्रेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या बड़े कदम उठाए थे, तो कैसे बताओगे? वो 4 मेन टाइप्स ऑफ एक्शंस याद करने की कोशिश करो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यूपीएससी मेंस 2024 से है। How far was the Industrial Revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, रफली 1760s 1840s, तब इंडिया के ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, खासकर टेक्सटाइल्स में बहुत गिरावट आई। इंडिया फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। तो लिंक कितना डायरेक्ट था? लिंक बहुत डायरेक्ट और गहरा था, होस्ट स्पीकर। लेकिन ये सिर्फ इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से नहीं था। ये ब्रिटिश टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी और इंडिया में इंप्लीमेंट की गई डेलिब्रेट कॉलोनियल पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन था। दोनों ने मिलकर काम किया। ओके, तो पहले इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। इन्वेंशंस जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन से ब्रिटेन मास प्रोडक्शन करने लगा टेक्सटाइल्स का, खासकर कॉटन गुड्स का, बहुत कम कॉस्ट पर और बहुत तेजी से। इमेजिन करो कंपटीशन, हाथ से बनी इंडियन मसलिन जो अपनी बारीकी के लिए फेमस थी, वर्सेस सस्ती मशीन से बनी मैनचेस्टर कॉटन। प्राइस और वॉल्यूम में तो जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो गए होंगे? एग्जैक्टली, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने लगे, प्राइस डिफरेंस की वजह से। टेक्नोलॉजी के अलावा आपने पॉलिसीज की बात की, किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज यूज की गई? ये बहुत क्रूशल है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाईली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लगाई। इंडियन गुड्स जो ब्रिटेन में एंटर करते थे उन पर हाई इंपोर्ट टैरिफ्स लगते थे, जिससे वो महंगे हो जाते थे। लेकिन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इंडिया में आते थे उन्हें ड्यूटी फ्री या बहुत कम ड्यूटी पर एंट्री मिलती थी। ये तो बिल्कुल अनफेयर लग रहा है, एक तरह से वन वे फ्री ट्रेड। प्रिसाइसली, इससे एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुआ। इंडियन आर्टिसंस ने अपना कंपेटिटिव एज सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं खोया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पॉलिसी ने आर्टिफिशियली ब्रिटिश गुड्स को दोनों मार्केट्स में फेवर किया। उनके लिए अपना माल ब्रिटेन में बेचना भी मुश्किल था और इंडिया में ब्रिटिश माल से compete करना भी। और रॉ मटेरियल पॉलिटिक्स के बारे में क्या? सोर्सेज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म मेंशन है। हाँ, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को रेफर करता है, जहां ब्रिटेन ने इंडिया की इकोनॉमी को अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया को प्राइमरीली रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बनने पर पुश किया गया, जैसे रॉ कॉटन, इंडिगो, जूट, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज को चाहिए थे। और फिर इंडिया उन्हीं ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने फिनिश्ड गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स को कंज्यूम करने के लिए एक कैप्टिव मार्केट बन गया। तो इंडिया से रॉ मटेरियल लो, उसे ब्रिटेन में प्रोसेस करो और फिनिश प्रोडक्ट वापस इंडिया में बेचो। क्या यही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, एसेंशियली यही है। इसका मतलब है इंडिया के मौजूदा इंडस्ट्रियल बेस, खास करके टेक्सटाइल्स का, डिसमेंटल करना और उसे कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एक सबऑर्डिनेट रोल में फोर्स करना। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डिलिबरेट पॉलिसी चॉइसेस का नतीजा था जो कॉलोनियल पावर को बेनिफिट करती थी। क्या हम इंडिया में कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स की बात कर सकते हैं? टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या इंपैक्ट हुआ? बहुत बुरा। बंगाल की मुस्लिन इंडस्ट्री जो कभी वर्ल्ड फेमस थी, प्रैक्टिकली बर्बाद हो गई। सिल्क वीविंग को भी बहुत नुकसान हुआ। एक फिगर जो अक्सर साइट किया जाता है वो बताता है कि इंडिया के ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स शायद 1800 से 1850 के बीच 95% तक गिर गए थे। सोचिए इसके बारे में, एक मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का लगभग कंप्लीट कोलैप्स। 95%? ये तो स्टैगरिंग है। और आर्टिजनल कम्युनिटीज का क्या हुआ? वीवर्स, स्पिनर्स, डायर्स? लाखों लोगों ने अपनी लाइवलीहुड खो दी। जो ट्रेडिशनल स्किल्स पीढ़ियों से चले आ रहे थे वो रिडंडेंट हो गए। बहुत से लोग एग्रीकल्चर में जाने को मजबूर हुए, जिससे जमीन पर प्रेशर बढ़ा,
या फिर बेरोजगारी और गरीबी का सामना करना पड़ा। बंगाल फैमिन जो 1770 में आया था, जिसे कंपनी की पॉलिसीज ने और बढ़ा दिया था, उसने वीवर्स को खास तौर पर अफेक्ट किया। उनकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई। इन इकोनॉमिक शिफ्ट के पीछे जो ह्यूमन कॉज था वो इमेजिन करना मुश्किल है। हाँ, बहुत ज्यादा रहा होगा। और ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का रोल बदल गया। एक सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब से वो रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लायर बन गया और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक डिपेंडेंट मार्केट। इसने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी की नींव रखी। क्या ब्रिटिश आईआर और डायरेक्ट पॉलिसीज के अलावा कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी थे? हाँ, कुछ और फैक्टर्स ने भी इस डिक्लाइन को बढ़ाया, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन ट्रेड पर मोनोपोली, चाय और चाइना ट्रेड को छोड़कर खत्म कर दी। ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करता हुआ दिखता था, पर इसने एक्चुअली सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए कि वो अपना माल इंडिया ला सके। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर और बढ़ गया। ओके, तो मार्केट में और ज्यादा ब्रिटिश गुड्स आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? रेलवेज का क्या रोल था? रेलवेज जो मेनली 1850s के बाद डेवलप हुई, वो प्राइमरीली ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बनाई गई थी। ट्रूप्स और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना और इंपोर्टेड ब्रिटिश गुड्स को इंडिया के अंदरूनी हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रेलवेज ने कनेक्टिविटी तो बढ़ाई, पर पैराडॉक्सिकली इसने ब्रिटिश गुड्स को लोकल मार्केट्स में और गहराई तक पहुंचाने में मदद की, जिससे लोकल आर्टिजन्स को और नुकसान हुआ। शुरू में रेलवेज का ज्यादा फायदा किसे मिला होगा? क्लियरली ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को। फिर लॉस ऑफ रॉयल पेट्रनेज भी था। पहले इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स आर्टिजन्स को सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश डोमिनेंस के साथ ये पेट्रनेज कम हो गया। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स तक एक्सेस भी कम हो गया, यूरोपियन कंपटीशन और प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। और फाइनली कॉलोनियल एरा में बार बार आने वाले फैमिन्स और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ने हैंडीक्राफ्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड को भी कम कर दिया। जब लोगों के पास बेसिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हो, तो लग्जरी या आर्टिजनल गुड्स खरीदना सबसे पहले बंद करते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, रॉ मटेरियल फोकस, पेट्रोनेज का खत्म होना, इंपोर्ट्स को फेवर करता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल फैक्टर्स जैसे फैमिन और पॉवर्टी। एग्जैक्टली। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में इनिशियल कैटलिस्ट था। ये कॉलोनियल पॉलिसीज थीं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का सिस्टमैटिक डिक्लाइन इंश्योर किया। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बहस और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो आज चल रहा है, उसमें भी ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट झलकता है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स इशू को रिकैप करते हैं। क्वेश्चन: हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया? यूपीएससी मेंस 2024। की फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए: 1. ब्रिटिश आईआर इंपैक्ट। टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ने इंडियन गुड्स को अनकॉम्पिटिटिव बनाया। 2. कॉलोनियल पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज, इंडिया के माल पर यूके में हाई टैरिफ्स, यूके के माल पर इंडिया में लो ड्यूटी। रॉ मटेरियल पॉलिसीज, इंडिया सप्लायर बना, फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बना, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। 3. स्पेसिफिक इफेक्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्स, जैसे मसलिन, आर्टिजनल कम्युनिटीज बर्बाद हुई, इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रॉ मटेरियल सप्लायर में। 4. अदर फैक्टर्स, चार्टर एक्ट 1813, ज्यादा ब्रिटिश एंट्री, रेलवे से इंपोर्ट पेनिट्रेशन बढ़ा, लॉस ऑफ पैट्रोनेज, फैमिन एंड पॉवर्टी से डिमांड कम हुई। छोटा सा सवाल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस इस दौरान डिसमेंटल किया गया? हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोचने के लिए, अगर ट्रेड पॉलिसीज फेयर होती तो क्या इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाती या अडेप्ट कर पाती ब्रिटिश टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बावजूद? क्या लगता है, अपने शब्दों में? अब किसी को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करो कि ब्रिटिश एरा के दौरान इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के डिक्लाइन के पीछे मेन रीजंस क्या थे। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों के बारे में सोचो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी मेंस 2015 से। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम्स? इसके 3 पार्ट्स हैं। इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ आईआर, वहां लोगों की लाइफ कैसी थी, और आज के इंडिया से कंपैरिजन। राइट, इंग्लैंड में ही क्यों, ये कोई एक चीज नहीं थी। लगभग 18th सेंचुरी में कुछ क्रूशियल फैक्टर्स यूनिकली इंग्लैंड में एक साथ आए, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आईआर के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। ये रीजंस फॉर आईआर इन इंग्लैंड क्या थे? सोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत की थे। इंग्लैंड के पास कोल, स्टीम इंजन्स के लिए जरूरी फ्यूल, और आयरन ओर, मशीनरी, रेलवेज एक्सेट्रा के लिए रॉ मटेरियल के अबंडेंट और इजीली एक्सेसिबल डिपॉजिट्स थे। इस एनर्जी सोर्स और बेसिक मटेरियल के बिना लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होता। इन रिसोर्सेज की प्रॉक्सिमिटी ने भी हेल्प की। ओके, रिसोर्सेज हो गए, और क्या? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। बिल्कुल, फार्मिंग टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स जैसे क्रॉप रोटेशन, एनक्लोजर मूवमेंट इंग्लैंड में 17वीं सेंचुरी से होने लगे थे।
इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता था। इम्पॉर्टेंटली, इसने एग्रीकल्चर को ज्यादा एफिशिएंट भी बनाया, जिससे जमीन पर कम वर्कर्स की जरूरत पड़ी। ये डिस्प्लेस्ड वर्कर्स कहाँ गए होंगे? शहरों में नई फैक्ट्रीज में काम ढूंढने। प्रिसाइसली। इससे इंडस्ट्रीज के लिए एक रेडिली अवेलेबल लेबर फोर्स क्रिएट हुई। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक क्रूशल प्रीकर्सर था। फिर एक फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट भी था। उसमें क्या था? कैपिटल, स्टेबिलिटी। दोनों। इंग्लैंड का ओवरसीज ट्रेड काफी फल फूल रहा था, कुछ हद तक कॉलोनीज की वजह से, जिससे नए वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल जनरेट हुआ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्टिनेंटल यूरोप के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबल था, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड थे और एक सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका था जो क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा, कैपिटल और स्टेबल एनवायरनमेंट दोनों चाहिए, है ना? इंग्लैंड के पास उस वक्त इनका बेहतर मिक्स था बाकी जगहों से। मेक सेंस। और फाइनली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ये शायद सबसे विजिबल एस्पेक्ट है कि इन्वेंशंस इस दौरान इंग्लैंड में इमर्ज हुए। जेम्स वॉट का इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन, हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, आर्कराइट का वाटर फ्रेम, कार्टराइट का पावर लूम। ये सिर्फ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स नहीं थे, ये रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रूज थे जिन्होंने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया, खासकर टेक्सटाइल्स और पावर जनरेशन में। तो ये कन्वर्जेंस थी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की सिनर्जी, जिसने इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस बनाया। एग्जैक्टली। ये यूनिक कॉम्बिनेशन था जिसने इंग्लैंड को हेड स्टार्ट दिया। अब दूसरा पार्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड कैसी थी? क्या सब कुछ प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी था? बिल्कुल नहीं, खासकर वर्किंग क्लास के लिए शुरुआती दौर में। ये एक बहुत मिक्स्ड पिक्चर था जिसके सिवियर डाउनसाइड्स थे। एक मेजर इम्पैक्ट था रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ओवरक्राउडिंग। लोग गांव से नए इंडस्ट्रियल शहरों जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन में काम की तलाश में आ गए। लेकिन क्या शहर इस इन्फ्लक्स के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। इससे एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग हुई। स्लम्स डेवलप हुए जहां हाउसिंग बहुत पुअर थी, बेसिक सैनिटेशन, साफ पानी, सीवेज डिस्पोजल की कमी थी, जिससे कॉलरा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैल गईं। इमेजिन करो, लिविंग कंडीशंस भीड़ भाड़ वाली गंदी जगह, बहुत ब्रूटल रहा होगा। काफी बुरा लग रहा है सुनकर। वर्क कंडीशंस कैसे थे? लेबर एक्सप्लॉयटेशन? ये बहुत ज्यादा था। फैक्ट्री वर्क में अनबिलीवेबल लंबे घंटे होते थे, अक्सर दिन में 12 से 16 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। वेजेस बहुत कम थे, बस गुजारा करने लायक। काम खुद भी अक्सर खतरनाक होता था। अनगार्डेड मशीनरी से एक्सीडेंट्स होते रहते थे और सेफ्टी रेगुलेशंस ना के बराबर थे। शॉकिंगली, वुमेन और बच्चों को भी बड़े पैमाने पे एम्प्लॉय किया जाता था, अक्सर और भी बुरी कंडीशंस में और कम पैसों पर। क्या हम आज भी कुछ सेक्टर्स में ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के पैरेलल्स देख सकते हैं? अफसोस की बात है, हाँ, ग्लोबली इनफॉर्मल इकोनॉमी के कुछ हिस्सों में। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या? अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ा? ड्रामेटिकली। एक नई वेल्दी क्लास उभर कर आई, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बैंकर्स, मर्चेंट्स, कैपिटलिस्ट्स। दूसरी तरफ थी बड़ी गरीब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे शार्प सोशल डिविजन्स और टेंशन्स पैदा हुई। तो जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेशनल वेल्थ और नए प्रोडक्ट्स लाए, मेजॉरिटी यानी वर्कर्स के लिए ह्यूमन कॉस्ट शुरुआती फेजेस में बहुत ज्यादा था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। प्रोग्रेस की कीमत सिग्निफिकेंट सोशल डिसलोकेशन और हार्डशिप थी बहुत से लोगों के लिए। ओके, अब तीसरा पार्ट, कंपैरिजन विद प्रेजेंट डे इंडिया। क्या सिमिलैरिटीज हैं? कुछ पैरेलल्स तो जरूर है। इंडिया ने भी रीसेंट डेकेड्स में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है, एक राइजिंग मिडिल क्लास और बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन। जैसे आईआर इंग्लैंड में शहर बूम हुए, वैसे ही आज इंडियन शहर तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। और इसके साथ वैसे ही चैलेंजेस आते हैं, अर्बन ओवरक्राउडिंग, हाउसिंग पर इमेंस प्रेशर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत से शहरों में। और लेबर और इनइक्वालिटी के बारे में? लेबर एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में आज भी एक सिग्निफिकेंट इशू है, खासकर विशाल इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम्स जैसे लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस, सोशल सिक्योरिटी की कमी और दुर्भाग्य से चाइल्ड लेबर भी अभी तक मौजूद है। सोशल इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच का गैप भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में एक बड़ा चैलेंज है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजिंग इंग्लैंड में था। तो हाँ, ग्रोथ के पैटर्न्स जो अर्बनाइजेशन और इनइक्वालिटी चैलेंजेस लाते हैं, वो वक्त के साथ रिपीट होते दिखते हैं। लेकिन डिफरेंसेस भी तो होंगे। बिल्कुल, और ये बहुत क्रूशल है। एक बड़ा डिफरेंस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आज की इंडिया में लेबर लॉज है, मिनिमम वेज रेगुलेशंस, वर्किंग आवर्स के रूल्स, सेफ्टी नॉर्म्स, यूनियनाइज होने के राइट्स। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस अलग अलग हो सकती है। अर्ली आईआर इंग्लैंड में वर्कर्स के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शंस नहीं थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और क्या? सोशल सपोर्ट सिस्टम्स। मॉडर्न इंडिया में गवर्नमेंट रन वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे कितना भी स्ट्रेच्ड हो, और एजुकेशन तक एक्सेस है। ऐसे फॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट्स अर्ली आईआर के दौरान इंग्लैंड के वर्किंग क्लास के लिए लार्जली एब्सेंट थे। साथ ही इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एक्शन के एवेन्यूज हैं जो उस वक्त वैसे नहीं थे। तो जबकि कुछ चैलेंजेस सरफेस पर सिमिलर दिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस, सेफ्टी नेट्स,
सिचुएशन को आज काफी अलग बना देता है। प्रिसाइसली। ये हाईलाइट करता है कि जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिकरिंग चैलेंजेस ला सकता है, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट शेप करता है कि ये चैलेंजेस कैसे मैनिफेस्ट होते हैं और उन्हें कैसे एड्रेस किया जाता है। ये एक सवाल उठता है, हम हिस्ट्री से लेसन्स कितना डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब सराउंडिंग कंडीशंस इतनी बदल गई हैं। Discuss the quality of life of the people there during the industrialization. How does it compare with that in India at present times? UPSC Mains 2015. 1. England में ही क्यों? Convergence of natural resources. Coal, iron. Agricultural revolution, food, labor, favorable economic climate, capital, stability, banking, और technological innovations. Steam engine, power loom. 2. IR England में quality of life. Mixed थी. नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे अर्बनाइजेशन, ओवरक्राउडिंग, स्लम्स, डिजीज, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लंबे घंटे, कम वेजेस, डेंजरस कंडीशंस, चाइल्ड लेबर और बढ़ती हुई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 3. प्रेजेंट डे इंडिया से कंपैरिजन। सिमिलैरिटीज है रैपिड ग्रोथ में, अर्बनाइजेशन चैलेंजेस में, लेबर एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर और सोशल इनइक्वालिटी में। डिफरेंसेस हैं इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लेबर लॉज और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स, वेलफेयर, हेल्थ केयर, प्लस डेमोक्रेसी। छोटा सा सवाल, इंग्लैंड में आईआर को फ्यूल करने वाले 2 की टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस बताइए, जैसे कि स्टीम इंजन, पावर लूम। सोचने के लिए, क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सोशल कॉस्ट्स अनअवॉइडेबल हैं या मॉडर्न सोसाइटीज उन्हें इंग्लैंड से बेहतर मैनेज कर सकती हैं? कैसे? अपने शब्दों में। ओके, इंग्लैंड के आईआर के दौरान क्वालिटी ऑफ लाइफ और कंटेम्पररी इंडिया के बीच कंपैरिजन के मेन पॉइंट्स को समराइज करो। क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है? आज का आखिरी सवाल, ये भी यूपीएससी मेंस 2013 से है। लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व्ड सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड। ओके, लेट कमर का मतलब जापान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में शुरू किया, ब्रिटेन या यूएसए मेनली लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में। सवाल पूछ रहा है कि जापान का रास्ता वेस्ट से अलग कैसे था? हाँ, जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न मॉडल कॉपी नहीं किया, उनकी जर्नी यूनिक थी, जो उनकी स्पेसिफिक हिस्ट्री, कल्चर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स और डिलिबरेट स्टेट पॉलिसी से हेविली शेप्ड थी, खासकर मेजी रेस्टोरेशन के बाद। चलिए इन यूनिक फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जापान के हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या अलग था? जापान हिस्टोरिकली एक आइलैंड नेशन होने के नाते रिलेटिवली आइसोलेटेड था और उनके पास ब्रिटेन जैसे अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन नहीं थे। शायद इस कमी ने उन्हें एफिशिएंसी, वैल्यू एडिशन और फॉरेन टेक्नोलॉजी को स्मार्टली अडैप्ट करने पर ज्यादा फोकस करने के लिए मजबूर किया, बजाय सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पर डिपेंड करने के। साथ ही उनका पहले का सोशल स्ट्रक्चर और मेजी रेस्टोरेशन के बाद जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई, उसने टॉप डाउन मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज को ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल बनाया। तो रोल ऑफ मेजर रेस्टोरेशन का खुद का ये तो बिल्कुल पिवटल था। इसने पुराना फ्यूडल शोगनेट सिस्टम खत्म किया और पावर एम्परर को रेस्टोर की। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसने एक डिटर्मिन्ड स्टेट लेड एफर्ट की शुरुआत की जापान को रैपिडली मॉडर्नाइज और इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, ताकि वो वेस्टर्न पावर से कैचअप कर सकें और उनकी कॉलोनाइजेशन से बच सके। नेशनल स्लोगन बन गया फुकोको क्योहे, एनरिच द कंट्री, स्ट्रेंथन द मिलिट्री। ये एक कॉन्शियस नेशनल प्रोजेक्ट था। तो एक डिलिबरेट टॉप डाउन पुश। जापान्स अप्रोच वेस्ट से कैसे अलग था? रोल ऑफ द स्टेट क्या था? जापानीज गवर्नमेंट ने शुरुआती ब्रिटेन या यूएस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा डायरेक्ट और एक्टिव रोल प्ले किया। स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कम्युनिकेशन में हेवीली इन्वेस्ट किया। की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, शिपिंग, माइनिंग, स्टील को सब्सिडीज और सपोर्ट दिया। स्टेट ओन्ड पायलट फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, जिन्हें अक्सर बाद में प्राइवेट एंटरप्राइज को बेच दिया गया। स्टूडेंट्स को विदेश भेजा, फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर किया और जनरली पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को गाइड किया। स्टेट ड्राइवर की सीट पर थी। इंटरेस्टिंग। सोर्सेज में ज़ाइबात्सु का जिक्र है, ये क्या थे? ज़ाइबात्सु लार्ज फैमिली कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स थे। नाम जैसे मित्सुबिशी, मित्सुई, सुमितोमो शायद सुने होंगे। ये पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे और वेरियस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में क्रूशियल रोल निभाया। उनके पास कैपिटल का एक्सेस था, वो बहुत से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करते थे और स्टेट सपोर्ट से बेनिफिट होते थे। ये क्लोज गवर्नमेंट बिजनेस नेक्सस वेस्ट के अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंटरप्रेन्योरल मॉडल से काफी अलग था। तो बड़े बिजनेस स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ह्यूमन कैपिटल का क्या? एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। जापान ने मेजी एरा की शुरुआत से ही एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जबरदस्त जोर दिया। वो समझते थे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने और इम्प्रूव करने के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया, टेक्निकल ट्रेनिंग को प्रमोट किया और ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने पर फोकस किया। ये इन्वेस्टमेंट उनकी बोरोड टेक्नोलॉजीज को अब्जॉर्ब करने और इवेंचुअली उन पर इनोवेट करने की एबिलिटी के लिए क्रिटिकल था। कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रीज स्किल्ड लोगों के बिना नहीं चला सकते हैं ना। सही बात है। और शायद सबसे यूनिक फीचर था सिलेक्टिव बोरोइंग एंड अडैप्टेशन। हाँ, इसे अक्सर जापान के अप्रोच का हॉलमार्क माना जाता है।
उन्होंने ब्लाइंडली वेस्ट को इमिटेट नहीं किया, उन्होंने एक्टिवली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को स्टडी किया, लेकिन फिर सिलेक्टिवली चुना कि उनकी नीड्स और सर्कमस्टांसेस के लिए क्या सूट करता है। क्रूशली, उन्होंने फिर इन बोरोइंग्स को जापानीज कॉन्टेक्स्ट में फिट करने के लिए अडेप्ट किया, अक्सर उन्हें प्रोसेस में इम्प्रूव भी किया। वो रैपिडली मॉडर्नाइज करने में कामयाब रहे, जबकि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस भी मेंटेन किया। ये दुनिया से सीखने के बारे में था, लेकिन उसे जापानीज वे में करने के बारे में। ये तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट अप्रोच लगता है, खासकर एक लेट कमर के लिए। बिल्कुल। जापान की सक्सेस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंडस्ट्रियलाइज होने का सिर्फ वेस्टर्न पाथ ही नहीं था। उनका मॉडल स्टेट लेड, नेशनली कोऑर्डिनेटेड एजुकेशन पर फोकस्ड और सिलेक्टिव एडेप्टेशन पर जोर देने वाला एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट ऑफर करता था, जिसने बाद में इंडस्ट्रियलाइज होने वाले दूसरे नेशंस को भी इन्फ्लुएंस किया। ओके, तो जापान की यूनिक जर्नी को क्विकली रिकैप करते हैं। क्वेश्चन: लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान involved certain factors that were markedly different from what West had experienced. UPSC Mains 2013. Key different factors. 1. Context. Resource scarcity. Historical isolation. Say efficiency per focus. Strong central state. Post Meiji Restoration 1868 ने top-down push enable किया. 2. Approach. Active role of the state. Direct investment. Subsidies. Guidance. Zaibatsu. Government और large industrial conglomerates के बीच close collaboration. Emphasis on education. ह्यूमन कैपिटल और स्किल्स में हैवी इन्वेस्टमेंट, सेलेक्टिव बोरोइंग एंड एडेप्टेशन, वेस्टर्न टेक प्रैक्टिसेस को ब्लाइंड कॉपिंग के बजाय स्ट्रेटेजिक एडॉप्शन और मॉडिफिकेशन। छोटा सा सवाल, 1868 का वो पिवटल इवेंट क्या था जिसने जापान की रैपिड मॉडर्नाइजेशन शुरू की? हाँ, मेजी रेस्टोरेशन। सोचने के लिए, एक लेट कमर कंट्री के लिए सेलेक्टिव एडेप्टेशन सब कुछ स्क्रैच से इन्वेंट करने या होलसेल कॉपी करने से ज्यादा बेनिफिशियल क्यों हो सकता है? अपने शब्दों में इमेजिन करो, एक दोस्त को समझा रहे हो कि जापान का इंडस्ट्रियलाइज होने का तरीका ब्रिटेन या यूएस से इतना अलग क्यों था। कौन से मेन यूनिक पॉइंट्स मेंशन करोगे? स्टेट के रोल और एडेप्टेशन के आइडिया पर फोकस करने की कोशिश करो। तो ये डिस्कशन यहाँ खत्म होता है इन 4 यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस पर, जिसमें हमने ग्रेट डिप्रेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया पर इंपैक्ट, उसके ओरिजिन्स और इफेक्ट्स इंग्लैंड में और जापान की डिस्टिंक्ट पाथ को कवर किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन इन क्रूशियल इकोनॉमिक हिस्ट्री टॉपिक्स को क्लैरिफाई करने में मददगार रहा होगा। हाँ, इन हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस को समझना वाकई में वैल्यूबल है। ये हमें मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी की जड़ों को समझने में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे इनइक्वालिटी और टेक्नोलॉजी के रोल को एनालाइज करने में और अप्रिशिएट करने में मदद करता है कि कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक आउटकम्स को शेप करते हैं। वो कंपैरेटिव थिंकिंग जैसे हमने आयर इंग्लैंड और मॉडर्न इंडिया के बीच की काफी इंसाइटफुल होती है। बिल्कुल, और जाने से पहले एक थॉट छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कैसे पास्ट में इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे न्यू डील और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे स्टीम इंजन ने सोसाइटीज को रीशेप किया। आज हम पोटेंशियली उतने ही ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस का सामना कर रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़े शिफ्ट्स और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की अर्जेंट डिमांड्स। आगे देखते हुए ये फोर्सेस हमारी सोसाइटीज और इकोनॉमीज को कैसे रीशेप कर सकती हैं। हमें इन चेंजेस को सक्सेसफुली और इक्विटेबली नेविगेट करने के लिए किस तरह के बिल्कुल नए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसके बारे में सोचना। इस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।